आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सर्दी से मिली राहत और निकली धूप। सोमवार को सुबह ही खिले हुए सूर्य के दर्शन के साथ सप्ताह की शुरुआत होने से सभी के चेहरे खिल गए हैं। दिसंबर के अंतिम दिनों में ही मौसम में बदलाव यानी शीतलहर के साथ नए साल की शुरुआत हुई थी। कोहरे और ठंड का प्रकोप जनवरी में अब तक लगातार जारी रहा। बीते दिनों देर सबेर धूप तो निकलती रही, लेकिन सुबह शाम ठंडी हवाओं के साथ कोहरे की मार भी जारी रही। बीते 4 से 5 दिन कोहरे के प्रकोप के बीच लोगों को महीने ओस जैसी फुहारें युवाओं को भले ही आनंदित करती रही, पर बुजुर्गों सहित बेजुबानों के लिए मुसीबत बना रहा। आज तड़के वातावरण से जहां कोहरा पूरी तरह गायब रहा, तो वहीं 6 बजते ही सूर्य की लालिमा देख लोगों के चेहरों पर मुस्कान झलक पड़ी। कोहरा न सिर्फ रेल, सड़क और हवाई परिवहन को प्रभावित कर रहा था, बल्कि आम लोगों को हाथ पैर बांध जैसे रखे थे। कुल मिलाकर कोहरा और सर्दी ने सभी के जीवन की रफ्तार सुस्त कर रखी थी। एक तरफ बाजारों में लोगों की आवक घट रही थी, तो वहीं दूसरी ओर शहरों और कस्बों में फेरी लगाकर सामान बेचने वालों की संख्या में कमी दिखाई दे रही थी। धूप निकलने से शहरियों सहित फूलों वाली उपज तैयार करने वाले किसान भी मौसम के बदलाव से काफी खुश हैं। सभी का कहना है कि अब लगातार धूप निकलने पर जिंदगी ढर्रे पर लौट आएगी। आलू उत्पादक किसानों की फसल को झुलसा रोग लगने को लेकर रातों की नींद और दिन का चैन हराम था। इधर दूसरी ओर गेहूं उत्पादक किसानों का कहना है कि 4 से 5 दिन कोहरा जारी रहने पर दाना मोटा हो जाता, जिससे उत्पादकता बढ़ जाती। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बदले मौसम से लोग कितना खुश नजर आ रहे हैं। और इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में सुनील नारायण पांडे जी जुड़े हुए हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, और हमारे साथ में अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं, नोएडा से संवाददाता हैं। अनिल मेड़ा हमारे साथ में है। अनिल मेड़ा हमारे साथ में बुलंदशहर से हैं। जावीर मावी हमारे साथ में संवाददाता गाजियाबाद से हैं, और हमारे साथ में कुछ और संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनिल मेड़ा का बुलंदशहर से। अनिल, बुलंदशहर में लोगों को इस सर्दी से क्या निजात मिली है, क्योंकि आज खिली धूप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। अनिल, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से देखा जा रहा था काफी लंबे समय से, जिस तरह से सर्दी से लोग काफी परेशान थे, और लोगों को कहीं ना कहीं अब जिस तरह से आज जो तेज धूप निकली है, 2 दिन से लगातार जिस तरह से जो तेज धूप निकल रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को भारी राहत मिली है, और लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान आई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था लोग ठिठुरन के कारण काफी परेशान थे। लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जनपद बुलंदशहर में देखा जा रहा है कि सड़कों पर ही अगर बात की जाए तो वाहनों की रफ्तार में भी कहीं ना कहीं तेजी आई है, और लगातार सड़कों पर भी लोग अब निकलना शुरू हो गए। लगातार मजदूर वर्ग के लोगों को जिस तरह से काफी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं काफी चिंता लोगों को सता रही थी। जो रोज खाने कमाने वाले लोग थे, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अगर आज की बात करें तो जिस तरह से अगर सुबह से ही अगर बात करें तो जिस समय अगर देखा जा रहा है 12 बजे है, और 12 बजे अगर बात की जाए तो गर्म कपड़े पहने नहीं जा रहे हैं लोग। अब कहीं ना कहीं गर्म कपड़े उतार दिए लोगों ने, और लगातार धूप जिस तरह से तेजी से जो धूप निकली है,
वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि लगातार लोगों ने जिस तरह से अगर देखा जा रहा है 1.5 महीने 2 महीने से सर्दी का प्रकोप झेला है। लेकिन उसको अगर बात करें तो अब इससे अगर बात किया जिस तरह से जो धूप निकली है, इससे कहीं ना कहीं फसलों के भी लिए काफी फायदा होगा, क्योंकि लगातार फसलों के भी लिए काफी जो कोहरा और हवा जो और बरसात पड़ रही थी, तो उससे काफी दिक्कत फसलों के लिए भी काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन अगर जिस तरह से जो धूप निकली है, आज की धूप से वाकई अब जिस तरह से धीरे धीरे धूप निकलना शुरू हुई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी फायदा होगा। और फायदा होने के साथ साथ किसानों के चेहरे पे भी मुस्कान आई है, क्योंकि जो लाहा की जो सरसों की जो फसल थी, वो कहीं ना कहीं कोहरे के कारण काफी परेशान हो रही थी। फली जो उस पर थी, वो फली पूरी तरह से बेकार होने के कगार पे थी। लेकिन अब जिस तरह से जो तेज धूप निकल रही है, और आलू की अगर फसल की बात करें तो इस समय आलू की फसल के लिए धूप से काफी फायदा होगा। तो किसानों के भी चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान है धूप निकलने से, क्योंकि लगातार चिंता बनी हुई थी किसानों के लिए, और लगातार जो आसमान में तेज बादल छाए हुए, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जो तेज धूप निकली है, तो कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कान आई है। गरीब वर्ग के लोगों की बात करें तो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि काफी समय से हम लोगों ने मजदूरी नहीं की है, और काफी परेशानी का सामना कर उन्होंने बताया, लोग बता रहे हैं कि काफी कर्जा भी हो चुका था, क्योंकि जब घर से निकल नहीं पा रहे थे, काम नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जो खाने कमाने वाले जो लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब लोगों ने कहीं ना कहीं अब अपने काम पे जाना शुरू कर दिया है, और लोगों की अगर बात करें, वो पहले की तरह रफ्तार फिर से लोगों ने पकड़ लिया, क्योंकि आज जिस तरह से धूप निकली है, वो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है खिली धूप के चलते। हमारे साथ में जयवीर मावी हैं, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर, दिल्ली की ठंड एक अलग पैमाने पर देखने को मिलती है, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन अब खिली धूप कहीं ना कहीं दिल्ली की ठंड को जरूर कम कर रही है, लोगों को भी राहत पहुंचा रही है। देखिए, घर में आपको बताते हैं किस तरह दिल्ली की जो सर्दी है पूरे देश में मशहूर है। वो किसी भी सर्दी सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड कहा जा सकता है, दिल्ली में सर्दी पड़ती है। लेकिन अब जिस तरह से मौसम की बात करें, मौसम ने जिस तरह करवट ली है, कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय बनती जा रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में गेहूं की फसल ज्यादा होती है। किसानों की बात करें तो ऐसे में किसानों के कोई चिंता है कि यदि सर्दी नहीं होगी तो आपके गेहूं कैसे हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो गेहूं के किसान हैं, उन्हें दिक्कत है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें, दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मजदूर लोग ज्यादा रहते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं और यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं। भारी ठंड के चलते उन लोगों को कहीं ना कहीं मजदूरी करने में दिक्कत हो रही थी। नौकरी पेशा लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, घर से निकलकर बाहर निकल गए। इस तरह से आज आप देख पाएंगे यहाँ पर अब लोगों के जो गर्म कपड़े हैं वो गायब हो चुके हैं, लोग गर्म कपड़े नहीं पहन रहे हैं। सड़कों पर भी जो लोग हैं वो हमसे काफी बड़ी हुई है, और 12 बजे ही इस समय काफी संख्या में लोग आप यहाँ देख पाएंगे मेरी कुछ तस्वीरों में। सड़कों पर तो अपना काम करो, हमारा तो लाइव चल रहा है मीडिया वाले, लोगों को तुम्हारे उससे मतलब ना है, वही किसानों को और अपना काम है, तुम अपना काम करो। जो गेहूं की फसल है, इसको लेकर चिंतित है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह मौसम में कलवट बढ़ती है, उसका एक कारण यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में कहा जा सकता है कि यहाँ जो प्रदूषण के हालात है वो काफी भयावह है। हालांकि धूप निकली है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर सांसों पर भी पहरा लग चुका है, और साथ ही यहाँ पर जहरीली है। हवाओं की बात करें, यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर है काफी घटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर अभी क्योंकि सर्दी कम है, और तो गैस चैम्बर में यहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर बन चुका है, वो कहीं ना कहीं समस्याओं को आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अब गर्मी पड़ेगी, और जो आने वाले समय की बात करें तो यहाँ पर जो सर्दी में कुछ राहत मिलती थी लोगों को, जिस तरह से जो फैक्ट्रिया की उनका जो प्रदूषण का स्तर था दूर होने की वजह से, या फिर अपने घर में मकान में सोता था, और अब धीरे धीरे जिस तरह गर्मी है तो कहीं ना कहीं मच्छरों का भी प्रकोप यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह सर्दी अचानक से गई है, क्योंकि अभी 26 जनवरी दूर है, और 26 जनवरी तक यहाँ पर कहा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड जनवरी के नहाने लास्ट तक पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चिंता भी सता रही है कि आने वाले समय में जब अप्रैल मई जून के जो मौसम होगा, उस समय गर्मी के जो हालात है कितने बदतर होंगे, और लोग अभी से ही इस गर्मी के हालात को सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह जो सर्दी महसूस हुई, के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगातार यानी लगभग 10 महीने की बात करें तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो आखिर स्थिति यहाँ पर है वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सर्दी ठीक है, जिस तरीके से सर्दी बहुत सारे जो लाभ सर्दी के थे वो कहीं ना कहीं नुकसान होगी। बिल्कुल आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में नोएडा से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं
अशोक द्विवेदी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, नोएडा से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं? लोगों को राहत मिली, आज मंडे है और लोग जब घरों से बाहर निकले खासतौर पर अपने दफ्तर जाने के लिए, तो खिली धूप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। गर्मा बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सर्दी शुरू होते यहाँ कोहरा और ठंड का जो है प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसको लेकर के काफी लोग यहाँ परेशान थे। खास करके यहाँ पर जो ज्यादा लोग हैं मजदूर तबके के हैं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग सुबह ऑफिस जाते थे, वहीं छोटे बच्चों को स्कूल जाने में खासा परेशानी होती थी। लेकिन वहीं आज सोमवार के दिन जैसे अचानक धूप निकली, धूप निकलने के बाद में लोगों को ऑफिस जाने में भी काफी अच्छा फील हुआ, लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। और उन लोगों को जहां तक मैं आपको बता दूं कि धूप निकलने से उनको कोहरे से राहत मिली और ठंड से राहत मिली, जिसको लेकर के यहाँ जो जनता है वो लोगों को काम करने में या कोई परेशानी नहीं हो रही। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो छोटे बच्चे थे सबसे ज्यादा उनको दिक्कत हो रही थी कि अब स्कूल खुल गई थी, जिसको लेकर के छोटे बच्चे स्कूल जाने में सबसे ज्यादा उनको दिक्कत होती थी ठंड को लेकर के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो छोटे बच्चों को भी अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। वहीं धूप निकलने की वजह से जो मजदूर तबके के लोग हैं वो सही से उचित टाइम पे अपने ऑफिस को या अपने दफ्तर को जा सकते हैं, जिसको लेकर के गरिमा यहाँ लोगों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिली है। जबकि आज खूब अच्छी खासी धूप खिली हुई है और सुबह से ही धूप खिली हुई है। गरिमा, बिल्कुल आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में सुनील नारायण पांडे जी हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ में अभी अनिकेत भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, बदल चुका है मौसम, अभी तक उम्मीद ऐसी लग रही थी। कल की अगर हम तस्वीरों पर जाएं तो हमने देखा कि सुबह किस तरीके से घना कोहरा था, पूरा प्रदेश कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कल दिन में भी धूप खिली, लोगों को राहत मिली और आज तो सुबह से ही सूरज की किरणें लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही हैं। क्या अब ये मौसम ऐसा ही रहने वाला है, लोगों को राहत रहेगी, क्योंकि किसान भी खुश हैं इस मौसम से? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है जिसमें प्रयागराज आता है, जहां पे हमारा बहुत बड़ा महाकुंभ एक जो पर्व है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, जहां सब खुला रहेगा। बीच में थोड़े से एक दो स्पॉट में बादल आ सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी बारिश की भी पूरे हफ्ते में कोई संभावना नहीं है, लेकिन हमारा जो पहाड़ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एनसीआर, गुरुग्राम, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। बादल भी रहेंगे। बादलों का क्षेत्र मध्य उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल तक भी थोड़े बादल पेची रूप में आ सकते हैं। तो आज तो धूप तेज है और जो हवाएं भी तेज हैं, लेकिन हवाएं तेज होती हैं उससे कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। शीतलहर वाली स्थिति भी नहीं आने वाली है और इस धूप में आज सबसे चमकदार धूप आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आज रात में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ जाएगा तो हवाएं भी ये जो आ रही हैं ये भी थोड़ी धीमी होगी और थोड़ी धूप भी नरम होगी। और लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश तक ये स्थितियां रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारा पूरा साफ रहेगा, पूरा हफ्ता वहां बारिश और मौसम बदलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कभी कभी बीच में थोड़ी हवाएं ठंडी आ सकती हैं। जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का मामला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है, वहां पर निश्चित रूप से कल से बादल आएंगे और बूंदाबांदी बारिश होगी। पहाड़ों पर भी, पंजाब में, हरियाणा में और सारे जितना हमारा उत्तर भारत है वहां पर इलाकों में। लेकिन जो हमारा प्रयागराज है, जहां पे इतना बड़ा महापर्व हो रहा है, वहां पर निश्चित रूप से पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा और पूरी धूप निकली रहेगी। लोग अगर दिन में 12 से 13 किलोमीटर जो पैदल चल के स्नान करने जा रहे हैं, वो अगर गर्म कपड़े पहने होंगे तो वो वहां पर जब पहुंचेंगे थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। ये स्थितियां भी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी रहेंगी, लेकिन प्रदेश जरूर थोड़ा बादल आएंगे, बूंदाबांदी होगी। यानी एक बार फिर से अभी थोड़ी ठंड देखने को मिल सकती है। चलिए आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में अनिकेत तिवारी लगातार बने हुए हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से। अनिकेत, लखनऊ में मौसम कैसा है? क्या खिली धूप लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान लेकर आई हो? और क्योंकि आज सोमवार का दिन है, दफ्तर जाने वाले लोग जब घरों से बाहर निकले और खिली धूप देखकर उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली है।
देखिए गर्मी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मौसम की, तो मौसम कहीं ना कहीं अब करवट बदल रहा है। और अगर हम धूप की बात करें तो जो धूप है वो बीते 2 दिनों से देखने को मिल रही है। कल संडे था और आज सोमवार, यानी कि आज वर्किंग डे कहा जाता है। और आज वर्किंग डे में सुबह के समय देखने को मिला था कि 8:30 बजे जो धूप थी, सूर्यदेव के दर्शन हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं अब जो थोड़ी राहत है, वो राहत कहीं ना कहीं लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी तक के अगर मौसम को अगर हम देखें गरिमा, तो जो ठिठुरन भरी जो ठंड थी और सर्द जो हवा थी, उससे लोग खासा परेशान हो रहे थे। हालांकि अगर बात करें तो जिलाधिकारियों का निर्देश भी था कि कल से यानी कि मंगलवार से जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को भी सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस ठंड से जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। तो और अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम बदल रहा है, हल्की धूप, गुनगुनी धूप जो देखने को मिल रही है, उसमें अब तब्दीली भी हो रही है। और अब कहने को उसको ध्यान में रखते हुए जो विद्यालय हैं उनको भी खोलने का फैसला ले लिया गया। और कल से सभी जो विद्यालय हैं वो अपने पुराने समय से अपनी तरह संचालित होते हुए नजर आएंगे। वही अगर हम बात करें गरिमा बुजुर्गों की, तो हालांकि इस खिलती हुई धूप से बुजुर्गों को जरूर खासा राहत मिल रही है। लोग घर के बाहर निकलकर या पार्कों में घूमकर विटामिन डी ले पा रहे हैं, यानी कि उनको थोड़ा राहत जरूर मिल पा रही है जो बुजुर्ग लोग हैं। हालांकि अगर नौकरी पेशे की अगर हम बात करें तो जिन लोगों को सुबह के समय अपने दफ्तर के लिए निकलना होता है, जो बाइकर्स है, जो बाइक से निकलते हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो धूप है गरिमा, वो जैसा कि मैंने बताया कि सुबह 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में ही सूर्यदेव के दर्शन होना शुरू हो चुके थे। तो उससे कहीं ना कहीं खासा लोगों को राहत महसूस होती हुई नजर आ रही है गरिमा। बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों को राहत तो मिली है। और लगातार कोहरा और सर्दी जो लोगों को परेशान कर रहा था, उससे लोग अब परेशान नहीं हो पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो निकली धूप लोगों को राहत पहुंचा रही है और लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। अब सीधा आपको श्रीनगर लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको श्रीनगर से हम दिखाएंगे। तोड़ना है आपने इस बार, एक परिपाटी है, बदलनी है। और इस बार जो है आप यहाँ क्या लगाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। तैयार है ना बनाने के लिए, सब तैयार है? तो मैं तो आप ट्रिपल इंजन लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर धन सिंह जी, बलूनी जी, बहन आशा जी, जिनको नगर निगम हम लोगों ने इसीलिए बनाया है बस और तेजी से हो। धन सिंह जी ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया है। कई बार हम लोग इसको कैबिनेट में प्रस्ताव लाए, लोग इसके लिए कोर्ट चले गए। आप लोग नहीं चाहते थे कि नगर निगम बने, और हमारी इच्छा थी कि नगर क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र का विस्तार हो, यहाँ सीवर से लेकर पेयजल यहाँ के बने। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य के अंदर, चाहे आज वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ हो, ऐसे हजारों हजार करोड़ की उत्तराखंड से 4 धाम ऑल वेदर योजना हो, यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम हो रहा है। चाहे आज शहरी क्षेत्र हो या दूर हमारे पर्वत, सभी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से, मजबूती से इसको, इसी क्रम में वर्तमान में श्रीनगर में भी अनेक योजनाएं की लागत से गतिमान है। अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है, योजनाएं प्रस्तावित हैं। जहां एक और आज श्रीनगर में बस स्टैंड एवं पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, वहीं श्रीनगर सड़क को 2 लेन करने की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके अलावा आपके नजदीकी नेथाना रानीहाट रेलवे स्टेशन का बहुत तेजी से चल रहा है, और इसके बनने से अनेक प्रकार का रोजगार आने वाला है, कनेक्टिविटी अच्छी होने वाली है। आप लोगों को से यहाँ से आप श्रीनगर कब पहुंच गए आपको पता भी नहीं लगेगा, बैठेंगे और बैठे श्रीनगर पहुंच जाए, वो ऋषिकेश पहुंच जाएंगे श्रीनगर से। इसके साथ ही सीवर लाइन बिछाने के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पानी, इसका निर्माण कार्य भी तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है। 16 करोड़ संयुक्त उप चिकित्सालय का निर्माण करने के साथ ही 6 करोड़ रुपए की लागत से कॉर्डिक कैथलिक लैब की स्थापना भी की गई है। इंटर कॉलेज में आवासीय बालक छात्रावास निर्माण करने के साथ ही प्राथमिक विद्यालय श्रीकोट गंगा नाली में
नए भवन का निर्माण भी किया गया है। हम सबके आराध्य भगवान श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर का विकास कार्य भी प्रगति पर है, जिसमें गर्भगृह का निर्माण अष्ट धातु से किया जा रहा है। जल्दी हम सब श्रीनगर के लिए देहरादून से हेलीकॉप्टर की सेवा भी इस क्षेत्र में, इस सेवा के शुरू होने से पर्यटन के क्षेत्र में और आपातकालीन सेवाओं में भी ये बहुत सहायक होने वाला है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति हम आज सीधी योजना और स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित लगातार काम कर रहे हैं। इन सभी कामों के साथ बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इसमें बोलूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने राज्य हित में भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं। चाहे आज मैं 70% अपनी मातृशक्ति की उपस्थिति की बात कर रहा था, तो 70% मातृशक्ति के समक्ष कह रहा हूं कि उत्तराखंड में विधानसभा में हमने विधेयक लाकर 30% का जो आरक्षण है सभी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया है। और इसके पीछे हेतु था कि उत्तराखंड में हमारी माताओं बहनों को, हमारी मातृशक्ति को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए उनको हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही हमने 10% का क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए निर्धारित किया है। और साथ ही साथ हमने देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून भी बनाया है कि जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। अब कोई यहां पर इस प्रकार का धर्मांतरण से पाप नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, दंगा रोकने के लिए हमने दंगा रोधी कानून बनाया है और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी हमने उत्तराखंड देवभूमि में लागू किया, जिसका परिणाम हुआ है कि 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां पिछले 3 सालों में हमने देने में हमने हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को सफलता प्राप्त की है। और एक भी मामले में कहीं पर भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। और अभी पीसीएस परीक्षा का जो फाइनल परिणाम आया है, तो हमारे पौड़ी जनपद के भी, श्रीनगर के आसपास के भी बहुत सारे हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को एसडीएम और तहसीलदार में चयन होने का अवसर मिला है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से आज इन जो नौकरियां लग रही हैं उन नौकरियों में चयन नहीं हो रहा है। पहले के समय में परीक्षाओं में लोग बैठते थे, फार्म भरते थे, समय भी बर्बाद होता था, उनके माता पिता का जो है संसाधन भी लगते थे, अपना खाना न खाकर, अपने कपड़े न पहनकर वो बेटे बेटियों को पढ़ाते लिखाते थे, भाइयों बहनों, उनकी तैयारियां करवाते थे। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो उनका चयन। और अब सीधा आपको लेकर चलते हैं हरियाणा, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कहना सुनाता है। से जाती हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से योजना बनाई कि जो मार्केट रेट का, अगर किसी के किसान के खेत में कोई पोल लगता है तो उस खेत की मार्केट रेट का 200 गुना मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर अपने जो पट्टेदार किसान थे उनके बहुत सारे ऐसे जो लिटिगेशन कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते थे, परंतु उनको न्याय नहीं मिलता था। लंबे समय से वो जमीन की काश्त तो करते थे, परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। हमने विधानसभा के अंदर पहले मैंने कैबिनेट के अंदर विषय लेकर के आया और कैबिनेट के बाद मैं उसको विधानसभा में लेकर के गया और उसका एक अलग से हमने बिल बना दिया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान हैं वो कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाई जिनका मकान पंचायत भूमि के ऊपर बन गया था और पिछले 20 सालों से जो पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान था, ऐसे लोगों के लिए भी हम कानून बनाया और कानून बना करके हमने जो 20 साल से पंचायती भूमि के ऊपर रह रहे थे और उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी रहती थी कि कोर्ट का कोई आदेश आ जाएगा और मकान को गिरना पड़ेगा, परंतु अब उसको मकान गिरने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर हमने कहा है जिसका भी अगर मकान पिछले 20 वर्ष से अगर
वो पंचायती भूमि के ऊपर बन गया है तो कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज नारायणगढ़ के सरदारी के बीच में ये बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया है, जब ये चुनाव चल रहा था भाइयों, हमने मेरे पास युवा साथी आए थे और युवा साथी कहने लगे कि आप ये रिजल्ट निकाल दीजिए। मैंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, परंतु मैंने हरियाणा के युवाओं को एक विश्वास दिया था। मैंने उनको कहा था 25,000 युवा थे भाइयों, मैंने उनको कहा कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा और भाइयों हमने उस बात को पूरा किया है। मुझे खुशी है कि हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में आपके बेटे भाई ने शपथ लेने का काम किया है। भाइयों, ये हमने जो कहा उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जो HKRN पे लगे हुए थे या पार्ट 1 पार्ट 2 पे जो हमारे युवा साथी लगे हुए थे, 1,20,000 युवाओं को जिनको 5 साल हरियाणा प्रदेश में सेवाएं देते हुए हो गए थे, हम विधानसभा के अंदर और कैबिनेट में इस विषय को लेकर के आए और मुझे खुशी है हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, उनको कोई हटा नहीं पाएगा। भाइयों, हमने विधानसभा के अंदर एक और बात मैंने कही थी, मैंने ये कहा था कि जब मैं सांसद था, सांसद होते हुए मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि आप फोन कर दें CMO साहब को, मैंने डायलिसिस कराने जाना है, हर महीने का उसका 25 से 30 हजार रुपया खर्चा आता था और मेरा ये इलाज फ्री में हो जाएगा। हम फोन भी कर देते थे और फोन करके उसको लाभ मिल जाता था, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि 8 तारीख के बाद जब सरकार का गठन होगा तो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के PGI रोहतक है, जहां पर भी अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा उसका कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री में उसका इलाज होगा। और भाइयों, 8 तारीख के बाद वो इलाज फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा है। हमने जो कहा था उस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि 8 तारीख के बाद 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, वो कोई भी बुजुर्ग है, उसको हम अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम करेंगे। और भाइयों, 8 तारीख के बाद गति से बुजुर्गों को वो 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।